हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख रहे थे, उसका अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 50 है आपके मॉड्यूल में, उसका लास्ट टॉपिक है लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वहां से हमारा डिस्कशन बाकी था, तो लेट अस स्टार्ट। लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या बोला है, तो वो बोल रहे हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसका लीगल और वैलिड होना बहुत ही ज़रूरी है। इलीगल ऑब्जेक्टिव को अगर आप ध्यान में रख के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी वॉइड होगा। ठीक है, सेक्शन 10 है इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। उसकी लैंग्वेज देखते हैं क्या बोल रही है। ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी। ये सब हमने पढ़ा है पहले। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉफुल कंसिडरेशन विथ लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो एक तो फ्री कंसेंट होना चाहिए, पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। तो ये सब हमने देखा हुआ है। Therefore, it follows that where the consideration or object for which an agreement is made is unlawful, it is not a contract। ठीक है, तो अगर कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो अनलॉफुल होगा, वाइड होगा। इसकी बात कर रहे हैं। सेक्शन 23 है जो इसके बारे में आगे क्लैरिफिकेशन दे रहा है। इट प्रोवाइड्स दैट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस इट इज। ये सारे रीजंस हैं कि अगर ये सब रीजंस हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉफुल ऑब्जेक्टिव वाला नहीं माना जाएगा। अगर फिर भी आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जैसे उन्होंने बोला है कि इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको कानून रोकता है, मना करता है, फॉरबिड करता है, फिर भी आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली अनलॉफुल माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। अब इस पॉइंट के लिए भी हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे, वो देख लेते हैं कि उसमें क्या बोला हुआ है। ठीक है, एक सिचुएशन है उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि एक मिस्टर ए है, who is a Hindu person who is already married and his wife is alive। ठीक है, तो ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन है, एक मेल पर्सन है जो ऑलरेडी मैरिड है और उसकी मैरिज भी अभी एग्जिस्ट करती है और उसकी वाइफ जो है वो भी अलाइव है। और उसने क्या किया, किसी और लेडी के साथ मैरिज एग्रीमेंट कर लिया। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि क्या ये मैरिज एग्रीमेंट जो सेकेंड मैरिज एग्रीमेंट है वो लीगल माना जाएगा या नहीं। तो ऑब्वियसली वो लीगल नहीं माना जाएगा, बिकॉज हिंदू लॉ के हिसाब से, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से आप ये जानते हैं कि सेकेंड मैरिज फॉरबिडेड है बाय लॉ अगर फर्स्ट मैरिज अभी भी सबसिस्ट करती है तो अगर फर्स्ट मैरिज में आपका स्पाउस अलाइव है, आपकी मैरिज अभी भी लीगली वैलिड है और उसको आपने लीगली टर्मिनेट नहीं किया है, तो आप सेकेंड मैरिज नहीं कर सकते। मतलब एट ए टाइम दो हस्बैंड होना या दो वाइफ होना हिंदू लॉ में अलाउड नहीं है, दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ। लेकिन फिर भी अगर आपने ऐसा अग्रीमेंट किया तो फिर वो यहाँ पे वॉइड माना जाएगा, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ही अनलॉफुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन हो सकती है। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे। जो सेकंड एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स को नोट करते जा सकते हैं क्योंकि मॉड्यूल में दिए हुए नहीं है, ये मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ। एक पर्सन है मिस्टर ए, उसने ही अग्रीड टू पे ₹600 टू मिस्टर बी। और रीजन क्या था, इफ ही स्टील्स सीज साइकिल, मतलब मैंने आपको बोला कि आप वो थर्ड पर्सन की साइकिल चोरी करके ले आओ, मैं आपको 600 रुपये दूंगा। तो वो जो साइकिल चोरी करने का जो ऑब्जेक्टिव है, क्या वो लीगल ऑब्जेक्टिव है? किसी की चीज चोरी करना कहाँ तक लीगल माना जा सकता है? तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्टिव है इस अग्रीमेंट का वही इलीगल है, तो फिर इस टाइप का अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माना जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं इट इज ऑफ नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। मतलब ये अग्रीमेंट ऐसे नेचर का है कि अगर ये अलाउ कर दिया आपको तो जो कानून के प्रोविजंस हैं उसको ये चीज़ डिफीट कर देगी, ऐसा हो सकता है। जैसे इसके लिए भी एक सिचुएशन यहाँ पे दे रखी है। एक मिस्टर अमर है, अमर्स एस्टेट वॉज टू बी ऑक्शन फॉर अरियर्स ऑफ रेवेन्यू। मतलब होता है ना कि आपने टैक्सेस पे नहीं किए, गवर्नमेंट के ड्यूज आप पे नहीं कर पाए, बैंक के लोन आप पे नहीं कर पाए, तो आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जा रहा है और उससे उसमें से पैसा रिकवर करने की ट्राई की जाएगी। ठीक है, तो जो अमाउंट रिकवर करने के लिए ऑक्शन हो रहा है, तो मिस्टर अमर ने क्या किया, उसका एक फ्रेंड था रमेश, उसको बोला कि भाई तू आ जा ऑक्शन में और तू भी बोली लगाना और कोशिश करना कि प्रॉपर्टी तू ही खरीद ले जितना जल्दी हो सके, और जितना भी पैसा लगेगा वो पैसा मैं ही तुझे देके तुझसे प्रॉपर्टी वापस ले लूंगा। ठीक है, तो ये अग्रीमेंट हम अभी से कर लेते हैं। अब ये तो आपने ऑक्शन को एक तरीके से पूरा जो है बायस मेथड पे आप लेके चले गए या उसको फोर्ज कर दिया, या एक तरीके से पूरा उसका जो मेन इंटेंशन था ऑक्शन करने का वो इंटेंशन ही आपने खत्म कर दिया। तो जब मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑक्शन हैज बीन हार्म्ड बाय दिस एक्टिविटी, तो ऐसा अग्रीमेंट नहीं चलेगा। अगर ऑक्शन में कोई बायर आ रहा है और वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो खुद के लिए खरीदे, बात अलग है, लेकिन ऑक्शन जिसकी प्रॉपर्टी हो रही है
वो उसी को वापस देने के लिए प्रॉपर्टी उसके बिहाफ पे खरीद रहा है, क्योंकि वो खुद डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर नहीं सकता, तो उसने इनडायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टी किसी और से खरीदवा ली, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्रोविजन ऑफ लॉ या ऑक्शन का जो लॉ है वही पूरा डिफीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी सिचुएशन है यहाँ पे फ्रॉड्यूलेंट इंटेंशन। ऑब्जेक्टिव आपका जो था वही फ्रॉड्यूलेंट था, इसके लिए भी यहाँ पे कुछ सिचुएशन दे रखी है। मिस्टर ए एन एजेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड अग्रीड फॉर सम मनी विदाउट द नॉलेज ऑफ हिज प्रिंसिपल टू ऑब्टेन फॉर बी अ लीज ऑफ द लैंड belonging to his principal. The agreement between A and B is void. In this case, A practices a fraud by concealment on his principal. मतलब आपने अपने, आप एजेंट हो, जैसे प्रॉपर्टी का ट्रस्टी नहीं होता केयर टेकर, कुछ उस तरीके से, तो आपने प्रॉपर्टी के मालिक को बिना बताए सामने किसी को प्रॉपर्टी लीज पे दे दी, जबकि आपको उसकी अथॉरिटी नहीं थी, बिना पूछे, और आपने ये काम बिना पूछे कर दिया, तो आपने अपने पावर्स के बियॉन्ड जाके काम किया, तो ये तो एक फ्रॉड्यूलेंट ट्रांजेक्शन हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव फ्रॉड करने का है, नहीं तो आप बता के ही काम कर सकते थे। तो ऐसी सिचुएशन में इस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम यहाँ पे वॉइड मानेंगे। नेक्स्ट पार्ट है इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। एक ऐसा अग्रीमेंट जिस उस अग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अगर फुलफिल कर लिया गया तो सामने किसी की प्रॉपर्टी या किसी की लाइफ को डैमेज हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। इसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे कुछ सिचुएशन दे रखी है। अब जैसे किसी के मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट देना, ठीक है, तो अगर मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ कि आप किसी का मर्डर कर दो और मैं उसके लिए आपको पैसे दूंगा, तो जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव ही इलीगल है ना, किसी को हार्म हो रहा है, किसी की लाइफ पे थ्रेट बन रहा है, तो फिर ये चीज़ अलाउड नहीं की जाएगी। और लास्ट में द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मतलब जो भी आप करने जा रहे हैं वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। जैसे एक केस लॉ का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत पुराना केस है, उसमें बोला है कि एक पर्सन है जो बैचलर है, उसने एक मैरिड लेडी को बोला कि आप अपने हस्बैंड को डिवोर्स कर दो और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपसे मैरिज भी करूँगा और उसके बदले में आपको पैसे भी दूंगा। तो इस टाइप का जो अग्रीमेंट है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, क्योंकि वो सोसाइटी का बैलेंस जो है वो खराब करता है और किसी की लाइफ स्पॉइल हो सकती है और किसी की फैमिली स्पॉइल हो सकती है। तो इस तरीके के अग्रीमेंट्स को पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मानते हुए उसका जो ऑब्जेक्टिव है जिस लिए अग्रीमेंट किया गया वो अग्रीमेंट ही वॉइड माना जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक एक पार्ट हमने देख लिया रिगार्डिंग लीगैलिटी। यही पॉइंट्स आगे आज के पार्ट में हमारे कंटिन्यू होने वाले हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बोला है वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो व्हाट इज वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वो क्लैरिफाई कर लेते हैं। अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज डेस्टिट्यूट ऑफ द लीगल इफेक्ट्स ऑल टुगेदर। डेस्टिट्यूट का मतलब है कि वो चीज उसमें मिसिंग है, ठीक है, लैक कर रही है, मिसिंग है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में लीगल इफेक्ट अपने आप में लैक करता है, अवेलेबल नहीं होता है। An illegal contract too has no legal effect as between the immediate parties to the contract, but has a further effect of tainting the collateral contracts also with illegality. अब यही है पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, जो हाईलाइट करने वाली चीज है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करता है, ठीक है। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ कोई और कोलैटरल अग्रीमेंट्स भी हुए हैं जिनमें ऐसा कुछ इलीगल है नहीं, तो उन पे इसका असर नहीं पड़ता है। लेकिन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने साथ साथ अपने सराउंडिंग या कनेक्टेड जो भी कोलैटरल अग्रीमेंट्स हैं सबको वाइप ऑफ कर देता है, ठीक है। तो उसी की एक सिचुएशन यहाँ पे समझाइए, जो एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, हम उसी के थ्रू उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा बोला कि मिस्टर ए जो है वो बोरो कर रहा है 1000 रुपीज फ्रॉम बी फॉर लेंडिंग इट टू सी हु इज अ माइनर। अब यहाँ पे माइनर के साथ एक मनी बोरोइंग और मनी लेंडिंग का कॉन्ट्रैक्ट करना अपने आप में इलीगल वॉइड है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि माइनर जो है ही इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्टी हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो मिस्टर सी एक माइनर है, ए ने क्या किया, या मैंने सपोज मैं ए हूँ, मैंने आपसे पैसे बोरो किए और मैंने एक माइनर को पैसे लेंड कर दिए। अब माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना तो वॉइड है, तो मेरा और माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, लेकिन आप वो पैसे मुझसे रिकवर कर सकते हो अगर मैं आपके पैसे रिटर्न नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने भी तो आपसे उधार लिया है ना। तो क्योंकि मेरे और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है, इलीगल नहीं है, तो आप वो पैसा मुझसे रिकवर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे क्लैरिफिकेशन है, और ऑन द अदर हैंड इफ ए हैड बोरोड ₹1000 फ्रॉम बी टू बाई अ पिस्टल टू शूट सी। अब सपोज ऐसा है कि मैंने आपसे 1000 रुपये लिए, और क्यों लिए, तो मुझे एक गन खरीदनी थी किसी का मर्डर करने के लिए, और आपको ये बात पता थी, फिर भी आपने मुझे 1000 रुपये दिए, ठीक है, और फिर बाद में आप वो पैसे मुझसे रिकवर करना चाहते हो, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल होगी? नहीं, क्योंकि जो
काम के लिए मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ वो एक्टिविटी वॉइड नहीं है, वो एक्टिविटी इलीगल है, किसी की लाइफ को थ्रेट हो रहा है वहां पे, और गन खरीदना इलीगल है विदाउट लाइसेंस, तो आपने जानते हुए मुझे पैसे दिए, तो एक तरीके से आपने एक इलीगल कॉज को सपोर्ट किया। अब आप वो पैसे मांगने जाओगे मुझसे, रिकवरी करने जाओगे, तो यू कैन नॉट। तो कहीं ना कहीं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट का असर ये हो रहा है, या इलीगल ऑब्जेक्टिव का असर ये हो रहा है कि उसके साथ साथ जो कोलैटरल अग्रीमेंट है, या कोलैटरल अग्रीमेंट था क्या, जो 1000 रुपए आपने मुझे उधार दिए थे वो जो आप वापस मांगने के लिए क्लेम कर रहे हो ना, तो दिस ट्रांजैक्शन इज कोलैटरल टू दैट ट्रांजैक्शन ऑफ बाइंग अ पिस्टल एंड मर्डरिंग समवन। तो ये कोलैटरल होने की वजह से अपने आप वॉइड हो जाएगा। तो क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव इलीगल था, कोलैटरल अग्रीमेंट भी खत्म हो गया और आप क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस है और मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा ना कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है, तो ये डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना। इलीगल अग्रीमेंट का क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? एक इलीगल एग्रीमेंट एंटायरली वॉइड होगा। नो एक्शन कैन बी ब्रॉट बाय एनी पार्टी टू एन इलीगल अग्रीमेंट। ऑब्वियसली एक्शन मतलब आप कोर्ट में थोड़ी लेके जा सकते हो उसको। अब उसके लिए एक मैक्सिम है यहाँ पे, और मैक्सिम जो है वो आप उसका फ्रेज ध्यान रखना, एक्स टर्पाई कॉज नॉन ऑडिटर एक्शन, फ्रॉम एन इविल कॉज नो एक्शन अराइजेस। जो आपने किया वो अपने आप में इविल है, इलीगल है, क्राइम है, तो फिर आप उसमें जस्टिस मांगने कोर्ट कैसे जा सकते हो? दैट इज द बेसिक पार्ट। मनी पेड और मनी और प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड अंडर इलीगल अग्रीमेंट कैन नॉट बी रिकवर्ड। फैक्ट, द मैक्सिम इज पार्टे delicto proterest condition defenditis. In case of equal guilt, more powerful is the condition of the defendant. अब जब दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं एक गिल्ट कैरी कर रही हैं और दोनों की अपनी अपनी इंटेंशंस जो है वो फ्रॉड थी, तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वो किसकी मानी जाएगी? डिफेंडेंट की मानी जाएगी, ऐसा बोला हुआ है। तो मनी पेड और प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड अंडर इलीगल अग्रीमेंट कैन नॉट बी रिकवर्ड। इलीगल इंटेंशन तो दोनों का था, प्रॉपर्टी लेने वाले का भी और प्रॉपर्टी देने वाले का भी। तो ऐसे में क्या होगा, जिसको फायदा मिला है वो अगर बैकआउट कर जाए कि अब जो करना है कर ले, मैं कुछ नहीं दूंगा, ना पैसे दूंगा ना प्रॉपर्टी वापस करूंगा, जो करना है कर ले। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है ना कि ट्रांजैक्शन इलीगल है। पता है ब्लैक मनी के केस में ऐसा होता है, अगर मैंने अपना ब्लैक मनी आपको छुपाने को दिया है और आपने अपना रिस्क लेके, कमीशन लेके और ब्लैक मनी अपने पास छुपा लिया, और फिर जब मैंने फ्यूचर में पैसा वापस मांगा, आपने देने से मना कर दिया, तो मैं क्या कर लूंगा? मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट करूंगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जो मनी और प्रॉपर्टी एक्सचेंज हो रहा है जिस कॉन्ट्रैक्ट में, वो इलीगल है दोनों पार्टीज की तरफ से। तो यहाँ पे जो मोर पावरफुल कंडीशन है वो किसकी है? डिफेंडेंट की। आपकी, आप डिनाई कर दोगे हमने तो कोई पैसे लिए ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से रिस्क में हमेशा प्रोसिक्यूशन पार्टी आ जाएगी। Where an agreement consists of two parts, one part is legal, other is illegal. The legal parts, if separable from the illegal one, then the court will enforce the legal one. ये कॉमन सेंस वाला था कि एक अग्रीमेंट में या एक कॉन्ट्रैक्ट में दो बातें हुई हैं, दो ट्रांजैक्शंस कवर हो रहे हैं, एक लीगल नेचर का निकला, एक इलीगल नेचर का प्रूव हुआ, तो लीगल वाला फॉलो करो, इलीगल वाला भूल जाओ। ठीक है, ये ऑब्वियस ही बात होगी। और अगर दोनों चीजें सेपरेबल नहीं है आपस में, कि भाई लीगल और इलीगल जो भी है इट इज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, आधा अधूरा नहीं फॉलो हो सकता है, तो फिर तो पूरा ही भूलना पड़ेगा, क्योंकि लीगल वाला पार्ट अप्लाई करने के चक्कर में हम इलीगल वाला पार्ट साथ साथ में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कॉमन सेंस वाली चीज है। एनी अग्रीमेंट विच इज कोलैटरल टू एन इलीगल अग्रीमेंट इज ऑल्सो टेंटेड विद द इलीगैलिटी, मतलब उस पर भी वो दाग लग जाता है। टेंटेड मतलब एक तरीके से एक ब्लैक मार्क लग जाना, तो वो हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, सेम पॉइंट रिपीट हो रहे हैं विद केस लॉ। अब केस लॉ के नाम अगर आपको याद होते हैं ठीक है, एमसीक्यू में कहीं पे आ जाते हैं तो उस बहाने से याद हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक एक केस याद करने बैठोगे तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट है अग्रीमेंट वॉइड एज बीइंग अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। देखें यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं पब्लिक पॉलिसी के रिगार्ड्स। पहले उसकी थियरी देखते हैं, फिर कुछ स्पेसिफिक केसेस भी हैं वो भी कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं सीधा एग्जाम्पल से ही आपको रिलेट करा रहा हूँ कि कौन कौन से केस में पब्लिक पॉलिसी के अपोज में अग्रीमेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। जनरली यहाँ पे कॉमन लॉ में ऐसा बोला है कि पब्लिक पॉलिसी का जो डॉक्ट्राइन है इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन लॉ, और जैसे बाकी के कॉमन लॉज होते हैं ये भी एक ब्रांच है, लेकिन जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और जो ब्रिटिश रूल था हमारे यहाँ पे और जो कोर्ट थे जिन्होंने इनिशियली ये लॉज बनाए, उन्होंने ये बोला कि पब्लिक पॉलिसी वाले जो रूल्स, जो लॉज बन चुके हैं उनको चलने दो,
और नए ब्रांचेस ऐड मत करो, क्योंकि ये थोड़े से डिबेटेबल हो जाते हैं, कितनी बार क्वेश्चनेबल हो जाते हैं, इफ एंड देन वाली कंडीशंस आ जाती है। तो बेटर है जो है वो ठीक है, ज़्यादा इसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द फॉलोइंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड एज बीइंग अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी बट दे आर नॉट इलीगल। अगेन वो डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा, वॉइड और इलीगल वाला। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स पहला पॉइंट है, in an agreement by which a party deprives himself of the custody of his child is void। सपोज ऐसा कुछ है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसने क्या किया, कुछ पैसे लेके अपने चाइल्ड के सारे राइट्स किसी अननोन पर्सन को दे दिए और उसको बोला कि भाई आपको इसको जैसे रखना है रखो, जहाँ काम करवाना है काम करवाओ, जहाँ पे उसका मैरिज करवाना है मैरिज करवा दो। तो अगर ऐसा कुछ अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो इस कैटेगरी में कवर होगा, इट इज वॉइड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये पेरेंटल राइट्स जो है ना, आप अपने खुद के पेरेंटल राइट्स इस तरीके से गिव अप नहीं कर सकते हो पैसों के लिए, तो ऑब्वियसली नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ रीजंस होते हैं जहाँ पे ये जेन्यूनली अलाउड होता है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई फैमिली है जिनके बच्चे हैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पुअर कंडीशन में है एंड दे वांट कि बच्चों को बेटर लाइफ और फ्यूचर मिले, और इसीलिए वो चाहते हैं कि अगर कोई बच्चे को अडॉप्ट करना चाहे लीगली विद ऑल पेपर वर्क एंड कस्टडी तो वो कर ले कोर्ट के थ्रू, नॉट लाइक दैट कि भाई पैसे दे दिए और फिर आपको उसका जो करना है करो, ऐसे नहीं। तो एक फॉस्टर फैमिली को एक चाइल्ड देना और अपना चाइल्ड किसी और को अडॉप्ट करने के लिए अलाउ करना लीगली, दैट इज टोटली वैलिड, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो वो एक अलग इंटेंशन हो गया। यहाँ पे जो इंटेंशन है वो वॉइड है, जहाँ पे आपका इंटेंशन सही नहीं है, पैसों के लिए या बच्चे का ध्यान ना रखने के रीजन से आप ऐसा कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ये भी नहीं चलेगा ऑब्वियसली। एन अग्रीमेंट नॉट टू मैरी एट ऑल और नॉट टू मैरी एनी पर्टिकुलर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन इज वॉइड एज इट इज इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मैरिज ब्रोकरेज और ब्रोकरेज अग्रीमेंट्स। एन अग्रीमेंट टू प्रोक्योर मैरिज फॉर रिवॉर्ड इज वॉइड। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपने किसी के साथ अग्रीमेंट किया और सामने वाले ने ये बोला कि आप मुझे पैसे देना, मैं आपके लिए जो भी है, जैसे कोई लड़का है तो उसके लड़की ढूंढनी है, तो सामने वाले ने बोला कि आप मुझे पैसे दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए कोई मैरिज के लिए कोई पार्टनर ढूंढ के लेके आऊँगा, ठीक है। और फिर वो लेके भी आया और पैसे देने से आपने मना कर दिया और या कुछ पैसों को लेके अनबन हो गई, ऐसा कुछ हुआ, तो उसने आपके ऊपर लीगल केस फाइल कर दिया। पॉइंट ये है कि ऐसी चीज़ों में पैसा जो है उसको एक प्रायोरिटी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। नहीं तो फिर क्या होगा, लोग पैसा कमाने के चक्कर में गलत जगह किसी को किसी के साथ मिलवा देंगे, किसी का रिश्ता करवा देंगे, शादी करवा देंगे, मैरिज करवा देंगे, और फिर होगा ये कि बाद में फ्रॉड्स के केसेस भी हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को फाइनेंशियली प्रमोट करना रिस्की है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, उसी चीज़ की यहाँ पे बात की है। तो पैसों को ध्यान में रख के अगर इस तरीके से किया जा रहा है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं माना जाएगा। अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल फ्रीडम, ऑब्वियस है, कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जहाँ किसी की पर्सनल फ्रीडम ही छीन ली जाए तो वो कैसे वैलिड हो सकता है। ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ा हुआ है, आर्टिकल 19 वाला केस। और लास्ट में बोला है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को काम करने से रोकना, किसी को ट्रेड एंड कॉमर्स से रोकना, ऐसा कोई अग्रीमेंट किया जाए तो वो भी इलीगल है। अब इसमें भी सब्जेक्ट टू वाला पार्ट हमेशा रहता है। अग्रीमेंट्स होते हैं उस टाइप के कि कंपटीशन में हम ये चीज़ कर सकते हैं कि सामने वाला पर्सन अगर आपके जैसा सेम बिजनेस जस्ट नेक्स्ट डोर स्टार्ट कर दे और आप उसको रिक्वेस्ट करो कि भाई मैं आपको पे करने को रेडी हूँ, लेकिन आप इस कॉम्प्लेक्स में या इस एरिया में सेम बिजनेस मत स्टार्ट करो, मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा, आप दूसरे एरिया में शुरू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन हो तो उस चीज़ को अलाउ किया जा सकता है, ठीक है। नॉन कॉम्पिटिंग फीस बोलते हैं उसको। वो एंटी कॉम्पिटिटिव नहीं है क्योंकि सामने वाले के कंसेंट से, अगर वो बोले नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं तो बिजनेस यही करूंगा, फिर आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, फ्रेंचाइज अग्रीमेंट्स में ऐसा होता है, मैंने कोई रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइज लिया, सपोज डोमिनोज का फ्रेंचाइज लिया मेरे एरिया में, और किसी और को भी डोमिनोज वाले ने जस्ट बाजू वाले कॉम्प्लेक्स में डोमिनोज का फ्रेंचाइज दे दिया क्योंकि उसको तो फीस मिल रही है। अब सोचो ना उसका बिजनेस चलने वाला है ना मेरा बिजनेस चलने वाला है। तो फ्रेंचाइज अग्रीमेंट्स में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उसमें कंडीशंस होती है कि भाई जहाँ पे मेरा स्टोर है उसके 2 किलोमीटर्स 4 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर्स के रेडियस में दूसरा डोमिनोज नहीं होगा, ताकि उस एरिया का तो एटलीस्ट जो क्राउड है वो मेरे पास आए, ठीक है। इस तरीके से काम चलता है, तो वो लीगल है।
नेक्स्ट पार्ट पे हम चल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट्स। ठीक है, वेजर का मतलब होता है बेट। अब वेजरिंग अग्रीमेंट मतलब जो सट्टा होता है, जो गैम्बलिंग होती है, तो लोकल गैम्बलिंग, सीधा सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलेंगे गैम्बलिंग अगर आप कर रहे हो कि कोई फ्यूचर अनसर्टन इवेंट है जो होगा या नहीं होगा पता नहीं, या किसके फेवर में होगा, कोई किसी का हारना या किसी का जीतना या किसी का पैसे कमाना या किसी का पैसे गंवाना डिपेंड करता है फ्यूचर के किसी इवेंट पे कि वो किस तरफ जाएगा। तो ऐसे हम अग्रीमेंट्स को या कॉन्ट्रैक्ट्स को वेजरिंग अग्रीमेंट्स बोल सकते हैं, और ये अलाउड नहीं होते, ये वॉइड माने जाते हैं। इसको वॉइड कैटेगरी में कवर अप किया गया है, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे बोला उन्होंने कि क्रिकेट टीम का मैच है, अगर टीम जीती तो आपको पैसा मिलेगा, टीम हारी तो मुझे पैसा मिलेगा, यू नो, ऐसा बेटिंग किया हुआ है, तो दैट इज अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, और उसको हम वॉइड मानते हैं। ये क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, मुंबई में वेजरिंग अग्रीमेंट्स के लिए इलीगैलिटी का क्लॉज है, क्योंकि उसमें एक एक्ट पास हुआ था, अवॉइडिंग वेजर्स अमेंडमेंट एक्ट 1865। उस एक्ट के हिसाब से बाकी पूरे इंडिया में वेजरिंग अग्रीमेंट वॉइड होते हैं, लेकिन मुंबई में वेजरिंग अग्रीमेंट जो है वो इलीगल होते हैं। दैट इज अ स्पेसिफिक हाईलाइट जो एमसीक्यू में भी आपको याद रखना होगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो आप याद करो। अगर पूरे इंडिया में एक्सेप्ट मुंबई कहीं पे वेजरिंग अग्रीमेंट हो रहा है तो वो वॉइड होगा। उसका मतलब ये है कि जो उसके साथ बाकी के कोलैटरल अग्रीमेंट्स होंगे, अगर उन अग्रीमेंट्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो अग्रीमेंट्स अपनी जगह वैलिड रह सकते हैं। लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोई भी वेजरिंग अग्रीमेंट हुआ तो वो इलीगल होगा, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि बाकी के जितने भी कोलैटरल अग्रीमेंट्स उसके साथ साथ हुए हैं या उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन सबको भी उसी कैटेगरी में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये यहाँ पे पॉइंट है। तो हमने जो पहले डिस्कस किया था वही बात यहाँ पे भी आ रही है। इसके लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। A bets with B and loses, and it applies C for a loan who pays B in settlement of A's losses। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, मिस्टर ए है, उसने बेटिंग किया बी के साथ, पैसा लगाया और मिस्टर ए हार गया। अब बी पैसे मांग रहा है, ए के पास उतने पैसे है नहीं, तो उसने क्या किया, उसने जाके मिस्टर सी को बोला कि भाई मुझे लोन की ज़रूरत है और पैसे चाहिए ये पर्पस के लिए। मिस्टर सी ने मिस्टर बी के बिहाफ पे या मिस्टर ए के बिहाफ पे उसके सारे लॉसेस को सेटल कर दिया। मतलब गैम्बलिंग आपने किया, आप हार गए, आप मेरे पास आए और मैंने आपके बदले उस पार्टी को पेमेंट कर दिया। अब पॉइंट ये है कि सी कैन नॉट रिकवर फ्रॉम ए बिकॉज द मनी पेड अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ वेजरिंग ट्रांजेक्शन विच इज इलीगल इन मुंबई। अब ये अगर मुंबई में ये ट्रांजेक्शन हुए हैं तो उस सिचुएशन में जो मैंने आपके बिहाफ पे पैसा भरा है ना वो बेटिंग के टाइम पे, वो मैं बाद में आपसे रिकवर करने जाऊं और अगर आप पे करने से मना कर दो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पहली बात आपने जो ट्रांजेक्शन किया था बेटिंग का वो इलीगल था। तो उसके कोलैटरल अग्रीमेंट में जो मैंने पैसे दिए और फिर मैं आपसे मांग रहा हूँ वो अपने आप में इलीगल हो जाएगा। तो ये कंडीशन है। दूसरा केस, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, बाकी के केसेस में, बाकी के कंट्री मतलब बाकी के स्टेट्स और सिटीज में अगर ये सेम सिचुएशन हो तो मैं आपसे पैसा रिकवर कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो डिफरेंस रहेगा। समटाइम्स कमर्शियल ट्रांजेक्शंस आल्सो अज्यूम द फॉर्म ऑफ वेजरिंग। उन्होंने बोला है कि फिर सिंपल टेस्ट क्या है, वेजरिंग अग्रीमेंट है या नॉर्मल अग्रीमेंट है, कैसे डिसाइड होगा। तो अगर मैं आपको गुड्स डिलीवर करने वाला हूँ या सेल करने वाला हूँ तो फिर हम उसको बोलेंगे कि इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और अगर सिर्फ डिफरेंस एक्सचेंज होने वाला है तो फिर हम उसको वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में लेके जा सकते हैं, और वो अनफोर्सिएबल या अनएनफोर्सिएबल हो सकता है कि उसको कोर्ट में जाके एनफोर्स या चैलेंज नहीं कर सकते। तो बेटिंग में भी यही होता है ना कि इतना बोला है और इतना लगाना है, तो भाई 10 रुपये लगाए और 100 रुपये जीत गए तो आपको तो सीधा 100 रुपये मिल जाएंगे, 10 देने की जरूरत भी नहीं है। और अगर आप हार गए तो आप जितना लूज किया उतना आपको पे करना है। तो हमेशा डिफरेंस के अमाउंट्स एक्सचेंज होते हैं, उस सेंस में जनरली बोला उन्होंने। इन अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी म्यूचुअलिटी इन द सेंस दैट द गेन ऑफ वन पार्टी should be the loss to the other on happening of an uncertain event which is the subject matter of the contract। वो क्रिकेट मैच का हमने देखा, तो अनसर्टेन इवेंट है ना, मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा पता नहीं है, ठीक है, और उसके होने पे पता चलेगा कि एक पार्टी क्या जीतेगी और उतना ही दूसरी पार्टी हारेगी। तो जितना आप जीतोगे उतना मैं हारूंगा, सिंपल टर्म्स है। अब आगे बात कर रहे हैं वॉइड एग्रीमेंट की। ये एक लिस्ट है सिंपल सी, हमने ऊपर जो पॉइंट्स देखे उसको समराइज किया गया है। सेक्शन 11 बोला है वो माइनर अनसाउंड माइंड वाला, इनको डिस्क्वालिफाइड माना जाता है, इनके साथ कोई अग्रीमेंट किया तो वॉइड होगा। अग्रीमेंट मेड अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट मटेरियल टू द अग्रीमेंट ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। तो ये सेक्शन 20 की बात कर रहे हैं।
ये दोनों पार्टीज को पता ही नहीं था और मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया है, कुछ मटेरियल मिस्टेक हो गई है और दोनों पार्टीज की तरफ से गलती हुई है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में, तो दोनों अपनी अपनी गलती सुधारने बैठे, इससे बेटर है कॉन्ट्रैक्ट ही नया कर लो ना, इसको वॉइड मान लो। एन अग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, अभी हमने ऊपर बात की इस पे। इफ एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन और फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स और एनी वन और मोर पार्ट ऑफ एनी one of several considerations for a single object is unlawful, the agreement is void। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अलग अलग situations को एक साथ लिख दिया है। if any part of a single consideration for one or more objects, मतलब एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे जो हम इस अग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए पेमेंट में आपको पूरा एक सिंगल ट्रांजेक्शन में देने वाला हूँ। दूसरे में बोला है और एनी वन और मोर और पार्ट और एनी वन ऑफ द सेवरल कंसिडरेशंस फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्टिव एक ही है बट उसके लिए कंसिडरेशन में आपको इंस्टॉलमेंट्स में या पार्टली देने वाला हूँ और इसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट या कोई भी एक कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल निकला तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो सकता है। वो अभी हमने ऊपर देखा था, अगर वो इनसेपरेबल है तो फिर पूरा ही इलीगल हो जाएगा, सेपरेबल है तो लीगल पार्ट को आप एक्सरसाइज करो, इलीगल पार्ट को भूल जाओ, ठीक है, वो अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन सब्जेक्ट टू द 3 एक्सेप्शंस which are provided in section 25 they are void। अभी सेक्शन 25 की बात जब आगे डिटेल में करेंगे तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे, अभी सिर्फ लिस्ट है। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ये सब ऊपर देखा हमने, मैरिज करने से किसी को रोक नहीं सकते, ट्रेड करने से किसी को नहीं रोक सकते, लीगल प्रोसीडिंग्स में कोर्ट में जाने से किसी को नहीं रोका जा सकता, उसका राइट है। अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टन और केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन, एम्बिग्यूअस अनसर्टन अग्रीमेंट जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ऐसे अग्रीमेंट्स आप करोगे तो वो लैंग्वेज ही उसकी सही नहीं है तो वो इलीगल होगा। अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, वेजरिंग वाला पॉइंट हमें अभी देखा। एन अग्रीमेंट टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट इन फ्यूचर, अग्रीमेंट टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट इन फ्यूचर, तो भाई फ्यूचर में अग्रीमेंट एंटर करना है तो तभी कर लेना, उसको अभी से एडवांस बुकिंग करने की क्या जरूरत है, ऐसा भी नहीं होता है। एन अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, ये सेक्शन 56 का रेफरेंस है, क्लियर बोल दिया है कि जब अग्रीमेंट कर रहे हैं तभी पता है कि एक एक्ट इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, तो फिर वो अग्रीमेंट तभी वॉइड हो जाता है। वो वॉइड है, इनिशियो है, स्टार्टिंग से वॉइड है, उसका कोई रेलेवेंस हो ही नहीं सकता। उसी चीज को आगे भी उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, कब एक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना जाता है, जब वो स्टार्टिंग से वॉइड है, इनिशियो हो, ये फर्स्ट रीजन है। दूसरा, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ becomes void when it ceases to be enforceable। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट है जो स्टार्टिंग में लीगल था लेकिन बाय लॉ बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन वो कॉन्ट्रैक्ट अब इलीगल नेचर का हो चुका है, या फिर आप उसको अब एनफोर्स नहीं कर सकते, उसके कोई और भी रीजंस हो सकते हैं। एनफोर्स करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि सामने वाली पार्टी की डेथ हो गई है, अवेलेबल नहीं है, अनसाउंड माइंड का हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, टाइम निकल चुका है कॉन्ट्रैक्ट का, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उस सिचुएशन में एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट void में कन्वर्ट हो सकता है। A contract becomes void when by reason of some event which the promisor could not prevent the performance of the contract becomes impossible। अब जैसे इसका एग्जांपल अपने ले सकते हैं, आपने कोई कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया, आपने कोई सिंगर को हायर कर लिया, अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट आपने ऑर्गेनाइज करने का सोचा, अब उसको हायर तो कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया कि सपोज अगले महीने की 20 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट हमें कॉन्सर्ट परफॉर्म करना है और आपको ये सिटी में आना है, सारे अरेंजमेंट हम कर देंगे और 2 घंटे का कॉन्सर्ट है, आपको परफॉर्म करना है। टिकट्स इशू हो गए, मार्केटिंग हो गई, टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, हाउसफुल हो गया। अब सपोज ऐसा है कि 20 तारीख को अगले महीने आना था, उसके 2 दिन पहले अरिजीत की तबीयत इतनी खराब हो गई कि पॉसिबल ही नहीं है कि वो स्टेज पे खड़ा भी रह सके, परफॉर्म कर सके, गला ही खराब है, गाना ही नहीं गा सकता और आपको भी दिख रहा है बात भी नहीं कर पा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या आप उसको ये बोल सकते हैं कि नहीं पैसे लिए हैं भैया तो गाना तो पड़ेगा, वो बोलेगा पैसे वापस ले लो लेकिन मेरी कंडीशन ही नहीं है तो मैं कैसे परफॉर्म करूंगा। अच्छा, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब तो मैं हेल्दी था, तब तो ये हमें पता नहीं था कि ये होने वाला है, ऑल ऑफ अ सडन ये किसी के साथ भी हो सकता है, दिस सिचुएशन वाज आउट ऑफ कंट्रोल। तो जो चीज पहले लीगल थी, वैलिड थी, अब वो वॉइड हो चुकी है बिकॉज ऑफ दी सर्कमस्टांसिस, ऐसा भी हो सकता है। अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड बाय रीजन ऑफ सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। अब जैसे इंडिया पाकिस्तान का एग्जांपल दिया उन्होंने कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस कभी अच्छे होते हैं कभी नहीं होते, तो रिलेशंस अच्छे थे, कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, लेकिन फिर इंडिया पाकिस्तान में वॉर वाली सिचुएशन आ गई और गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अभी पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट्स नहीं कंटिन्यू होंगे
और अगर किए हुए हैं तो वो अब इलीगल मान लिए जाएंगे। तो आपका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट बैठे बैठे इलीगल हो गया, जो अभी तक वैलिड था, जिसमें अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया था। ऐसा भी हो सकता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट का मतलब जहाँ पे अनसर्टनिटी है, फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है क्या होगा क्या नहीं, और अगर वो फ्यूचर इवेंट जिसके ऊपर हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता था, वो फ्यूचर इवेंट ही इम्पॉसिबल हो जाए कि अब तो ये कभी हो ही नहीं सकता, तो फिर उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो चुका है। लास्ट में बोला है वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी। वो तो हमने देखा ही था, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं चाहूँ तो उसको वॉइड करवा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको वैलिड करवा सकता हूँ, और मैंने क्या सिलेक्ट किया, टू ट्रीट दैट कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड। तो फिर मेरे ऑप्शन पे वॉइडेबल है और मैंने वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है, तो फिर कोई चॉइस नहीं है, उसको वॉइडेबल के बदले अब वॉइड मानना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट अगेन रिपीट किया है, वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला ही पार्ट है, सेम है वो। उसके बाद आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में हम देखते हैं कि ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, एनफोर्सिबिलिटी है, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है, तब जाके वो चीज बनती है, फ्री कंसेंट है, कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, कितना कुछ होता है। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, फिर भी उसको एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, ऐसा बोला गया है। तो आप इसका ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे वही चीज मिलेगी। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट बन जाता है। ऐसा बोलते हैं कि दोनों पार्टीज ने इंटेंड नहीं किया था कि ये कॉन्ट्रैक्ट बने, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर किए, लेकिन स्टिल ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कितनी बार तो उनको खुद को नहीं पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हो सकते हैं। सपोज ऐसा है कि ऑनलाइन ट्रांसफर होता है आजकल, तो आपने बैंक अकाउंट से अपने नेट बैंकिंग के थ्रू जो पैसा है किसी को ट्रांसफर किया, पेटीएम किया, गूगल पे किया, और गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए, तो क्या सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पैसा वापस करने की? अच्छा, आप उससे मांगने गए तो उसने क्या बोला, भाई आपकी गलती, आपने मेरे अकाउंट में पैसा दे दिया, मैं क्यों रिटर्न करूं, आई एम नॉट लायबल टू रिफंड द मनी, मैं पैसे रिटर्न नहीं करूंगा। ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे अपने आप बिना कोई राइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट के एक ऑब्लिगेशन उस पर क्रिएट हो गया है कि उसको आपका ये पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ये आपका पेज नंबर 55 पे था जो हमने टॉपिक देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज डिस्चार्ज और टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें कुछ पॉइंट्स कवर होंगे, वो फिर हम एक कंटिन्यूटी में उसको देखेंगे। तो यहाँ तक एक बार मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, काफी सारे पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं। तो एक बार आप उसको अच्छे से स्टडी कर लो, फिर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप पहले पूछ लेना, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।